स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है सबको? n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r. ओके, इसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे लेंसेज में। तो आज के लेक्चर में अपन लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले। व्हाट आर लेंसेज? लेंस, a lens is an optical device which has two refracting surfaces, और उसमें से एटलीस्ट एक कर्व्ड होना चाहिए। अगर मान लो दोनों ही फ्लैट हो गए, यहाँ पे भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों फ्लैट होते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको अपन स्लैब बोलते हैं, इसको लेंस नहीं बोलते। लेंसेज में भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, मगर उसमें से एटलीस्ट एक तो कर्व होना चाहिए। ठीक है, एक फ्लैट और एक कर्व भी चलेगा, इसको भी अपन लेंस बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। जो भी फ्लैट सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं अपन? इनफाइनाइट। और जो भी कर्व्ड होगा वो कौन से स्फीयर से कर्व बना होगा, उस स्फीयर का रेडियस, उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे अगर मान लो दो स्फीयर्स है ऑफ रेडियस r1 एंड r2, और इन दोनों के ये वाले टुकड़े को मैं ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ पे एक अपन को लेंस मिल जाएगा with two surfaces having radius of curvature r1 and r2, right? लेंस का जो नेचर है, नेचर ऑफ लेंस मींस इट कैन हैव कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर। और लेंस का जो कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लेंस, लेंस किस शेप का बना हुआ है, और उसके साथ ही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एज वेल एज द मीडियम इन विच द लेंस इज केप्ट, सराउंडिंग्स। अपन ने जब मिरर्स के बारे में पढ़ा था वहां पे अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं की थी, क्योंकि मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो भी है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। बट लेंस के जो प्रॉपर्टीज है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम देखो, ये वाला जो लेंस है इसको अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग नहीं, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब रेस किसी एक पॉइंट की तरफ बेंड कर रही। ओरिजिनली जो रेस पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही, तो ऐसे लेंस को अपन कन्वर्जिंग नेचर का बोलते। और जो कॉन्केव लेंस होते उनका नेचर डाइवर्जिंग होगा। यहाँ पे जो भी रेस आएगी वो बाहर की तरफ फैल जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, और ये चीज अपन स्नेल्स लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, उसका अगर मैं एक टुकड़ा ले लूँ ऊपर वाला, और अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो जो भी रेस यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ रही होगी उसके लिए ये नॉर्मल होगा। तो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल इस केस में। और सेकंड सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, एंड सेकंड केस में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इस तरीके से रे निकल जाएगी। समझ रहे डायग्राम? इसलिए तुम देख पा रहे हो कि ये कन्वर्ज होगा। यस सर। बट ये कन्वर्ज तभी होगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो। अगर मान लो ये उल्टा हो जाता तो ये सेम लेंस कैसे बिहेव करता? डाइवर्जिंग। उस केस में रेस ऑपोजिट साइड में बेंड करती है, राइट? डाइवर्ज। इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे आगे। इसके बारे में डिटेल में कब कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, ये तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। बट इस डायग्राम से तुम्हें एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करेगा, अगर मैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा मान लूं तो। ये सब ऑब्जर्व कर मतलब शेप पे डिपेंड सिर्फ नहीं करेगा रिपीट कर सकते हैं? खाली शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा। सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इधर, उसका ये वाला टुकड़ा देखो, दिख रहा है? इसी वाले टुकड़े को मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। तो जो भी रे इंसिडेंट होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन में, और सेकंड रिफ्रैक्शन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो तू देख पा रहा है कि इंसिडेंट रे नीचे की तरफ कन्वर्ज हो गई। यस सर। तो स्नेल्स लॉ से अपन वेरीफाई कर पा रहे हैं कि फर्स्ट डायग्राम में रेस इस तरीके से कन्वर्ज करेगी, एंड सिमिलरली सेकंड डायग्राम के लिए भी अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं किसी भी एक छोटे से टुकड़े के लिए, तो वहां पे अपन वेरीफाई कर पाएंगे कि ये डाइवर्ज करेगी, राइट? सबको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब समझ में आता है ना अभी? ओके, कब कन्वर्ज होगा, कब डाइवर्ज होगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। उससे पहले लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसको अपन डिफाइन कर लेते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट उस पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इमेज इन्फिनिट पे बन जाएगा। तो अगर मान लो ये कन्वर्जिंग लेंस है, फर्स्ट केस में ये कन्वर्जिंग लेंस है, राइट? तो कन्वर्जिंग लेंस में अगर अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर रखते तो जो भी रेज लेंस से टकराएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगी। तो इसी पॉइंट को अपन फर्स्ट फोकस डिफाइन करेंगे। इट्स दैट पॉइंट सच दैट ऑब्जेक्ट को वहां पे रखने पर रेज इन्फिनिट पे मीट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो तुम देख पा रहे हो कन्वर्जिंग लेंस के लिए फर्स्ट फोकस लेफ्ट में लाई कर रहा है और हमारा कन्वेंशन सेम अपन फॉलो करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकस कैसा आ रहा है? फर्स्ट फोकस नेगेटिव आ रहा है और साथ ही में वो रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही। लेकिन अगर डाइवर्जिंग लेंस होता जैसे कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस में जो रेज है वो अपीयर टू मीट करेगी फर्स्ट फोकस पे। ये वाली रेज अगर फर्स्ट फोकस पे अपीयर टू मीट कर रही है तब जाके डाइवर्ज होके ये पैरेलल बन जाएगी, राइट? अपन ने फर्स्ट फोकस को डिफाइन ही ऐसे किया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल होनी चाहिए। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए फर्स्ट फोकस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? फर्स्ट फोकस F1 is positive and it's virtual because rays are appearing to meet. ओके, तो ये फर्स्ट फोकस का मतलब समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। कन्वर्जिंग के लिए ऑब्जेक्ट रियल होगा, फर्स्ट फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और डाइवर्जिंग के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा और फर्स्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, राइट? सिमिलर तरीके से अपन सेकेंड फोकस डिफाइन करते हैं लेंसेज के लिए, एंड सेकेंड फोकस इज द डिफॉल्ट फोकस। डिफॉल्ट मतलब अगर मैं फर्स्ट सेकेंड स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट अपन सेकेंड मान के ही चलेंगे। एंड सेकेंड फोकस मतलब इसका उल्टा, रिफ्रैक्शन से पहले अगर रेस पैरेलल आ रही, इंसिडेंट रेस अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जहां पे भी मीट करेगी उसको अपन सेकेंड फोकस बोलेंगे। सबको याद है अपन ने मिरर्स में भी इसी तरीके से डिफाइन किया था फोकल लेंथ को, पैरेलल एंड पैरेक्शियल रेस रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी मिलती है उसको अपन मिरर का फोकल लेंथ बोलते थे। तो वैसे ही लेंसेज में भी डिफॉल्ट फोकल लेंथ मतलब पैरेलल एंड पैरेक्शियल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे भी मीट करेगी वो सेकंड फोकस। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए सेकंड फोकस जो है वो पॉजिटिव और रियल होगा, और डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस इसमें जब रेस पैरेलली हिट करेगी वो तो डाइवर्ज हो जाएगी, तो इनको बैक ट्रेस करने पर ऐसा लगेगा कि ये F2 से आ रही। तो इसके लिए जो सेकंड फोकस है वो नेगेटिव और वर्चुअल होगा, राइट? फोकस बाय डिफॉल्ट इंप्लाइज सेकंड फोकस। तो यहाँ पे अपन जनरलाइज कर सकते हैं दैट फोकस इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमेशा जब भी तुम्हें फोकल लेंथ पॉजिटिव दिख रहा होगा अपन बोल सकते हैं कि लेंस का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग होगा, और फोकल लेंथ का नेगेटिव होना मतलब लेंस का नेचर डाइवर्जिंग होगा। ओके, ये लास्ट पॉइंट भी देख लो, द lenses will behave according to the shape if the refractive index of the lens is greater than the surrounding। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा है तो ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस वो अपने शेप के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। शेप के अकॉर्डिंग बिहेव करना मतलब जनरली कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। Converging. और कॉन्केव लेंस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग। Diverging. तो अपने शेप के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से बड़ा हो गया तो कॉन्वेक्स लेंस जो शेप में कॉन्वेक्स दिख रहा है वो एक्चुअली डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है? वो उसको अपन बाद में सर प्रूव करेंगे, उसको अपन बाद में मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए खाली इसको एज अ स्टेटमेंट ले लो, और कुछ भी डाउट है इस स्लाइड में तो पूछ लो। सर वो आप नॉर्मल बना के दिखा सकते हो इंसिडेंट रे के लिए सेकंड वाले में? नहीं, अभी यहाँ पे तुझे मल्टीपल वो चेक करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मतलब देखो ये देखना है कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ सर, वो तो मैंने इधर टूवर्ड्स। बता दिया था ना, देखो पिछले स्लाइड में सर वापस दिखा सकते हो पिछला साइड? देख लो, ये बताया ना मैंने इधर नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा और रिफ्रैक्शन में रेज टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी,
और सेकेंड रिफ्लेक्शन में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इस तरीके से जो इंसिडेंट रे ऐसे थी वो बाहर निकलते समय ऐसी बन जाएगी। सर लेकिन नॉर्मल वैसे आएगा, वो आपने कैसे डिफाइन किया? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है ना यार सरफेस को, और कैसे होगा? अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ सॉरी। निशिम वॉइस ब्रेक हो रही है यार तेरी। निशिम कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरी वॉइस बहुत ही ब्रेक हो रही है। सर हाँ बोलो। सर जो लेंस होता है सर वो दो स्फीयर्स का बना रहता है ना सर, तो हमें कैसे पता चलेगा सर किसका सेंटर लेना और किसका फोकस पॉजिटिव हो और किसका नेगेटिव? नहीं, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही अपन एक लेंस मानते हैं। अपन यस अलग सर। अलग स्फीयर के लिए फोकस डिफाइन नहीं कर रहे ना, अपन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं एज अ यस सिस्टम। सर। सो फिर सर कन्वर्जिंग का पॉजिटिव क्यों और डाइवर्जिंग का नेगेटिव क्यों है सर? उसको वैसे ही डिफाइन किया है अपन ने। ओके सर। अपन ने एक साइन कन्वेंशन वैसे ही डिफाइन कर लिया, उसका रीजन तुम्हें बताया ना मैंने, क्योंकि कन्वर्जिंग में तुम देख रहे हो कि इधर जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो राइट में बन रहा है ना। हाँ सर। अपन इस लेक्चर के स्टार्ट में क्या बोला था, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपन पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे सारे इंसिडेंट रेज राइट की तरफ ही, तो सारे यस। डायग्राम में राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव है। हाँ सर। और डिफॉल्ट वाला फोकस मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और तुम देख पा रहे हो इधर कन्वर्जिंग में, ये वाला कन्वर्जिंग वाला केस है। कन्वर्जिंग वाले केस में पैरेलल रेज जो सेकंड फोकस पे मिलेगी वो राइट की तरफ मिल रही यस है। सर। तो इसलिए अपन कन्वर्जिंग के लिए फोकस को पॉजिटिव मानते, फोकल इनको पॉजिटिव मानते, और डाइवर्जिंग के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यस डाइवर्जिंग सर। देख पा रहे हो सेकंड डायग्राम में रेज डाइवर्ज हो रही है तो अपीयर टू मीट कर रही है लेफ्ट में। सर मतलब सर हम स्पेयर्स को नहीं देखते, डायरेक्ट साइन कन्वेंशंस के हिसाब से कर देते हैं ना सर? साइन कन्वेंशन के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ स्पीयर्स को ओके अभी अपन कंसिडर नहीं कर रहे, स्पीयर का काम हो गया, स्पीयर से ओके अपन ने सर। लेंस को बना दिया, अभी पूरे लेंस को अपन ऐसा सिस्टम देख रहे हैं। यस सर। ठीक है, समझा। देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, इनका तुम्हें नोमेनक्लेचर नाम पता होना चाहिए। बाय कॉन्वेक्स, यहाँ पे निशिम बहुत वॉइस क्रैक हो रही है यार, एक बार वापस ट्राई करके दे निशिम। नहीं आ रही यार, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। मुझे लेक्चर के बाद तू कॉल कर लेना एक बार। तो नहीं तो चैट पे पूछने बोल दो ना उसको। चैट पे भी भेज सकते हो, तो अगर चैट पे पॉसिबल हो तो टाइप कर दो उस पर, चलेगा। देखो तब तक अपन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज देख लेते। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो दोनों साइड कॉन्वेक्स है, दोनों साइड बल्जिंग आउटवर्ड्स है, तो इसको अपन बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं अलग अलग मान रहा हूँ, R1 R2। लेकिन अगर मान लो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी अगर मैं सेम कर दूं तो ये इसी का एक स्पेशल केस बन जाएगा। और ऐसे लेंसेज को अपन बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स ही है एंड दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है, R। प्लानो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस फ्लैट होगा और दूसरा कर्व्ड होगा, तो ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स मतलब ये वाला फर्स्ट सरफेस कॉन्केव है और सेकंड सरफेस कॉन्वेक्स है, राइट। वैसे ही कॉन्केव में अलग अलग कैटेगरीज देखो, बाय कॉन्केव दोनों कॉन्केव है, इक्वी कॉन्केव दोनों कॉन्केव है विद सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लानो कॉन्केव एक प्लेन और एक कॉन्केव, एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। एक्चुअली डायग्राम गलत बनाया हुआ है इधर, कॉन्वेक्सो कॉन्केव ऐसा होगा, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स एंड सेकंड वाला कॉन्केव, रेडियस कैन बी एनीथिंग R1 R2, तो इसको अपन कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे। ओके धर्मित कुछ पूछना है तुम्हें, बताओ। सर तो कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव उल्टा कर देंगे तो मतलब सेम ही रहेगा ना हाँ बेसिक? सेम ही है, एक्चुअली लेंस सेम ही है, बस कॉन्वेक्सो कॉन्केव मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स पे हो रहा है और सेकंड रिफ्रैक्शन कॉन्केव पे हो रहा है, ओके और सर। कॉन्केवो कॉन्वेक्स में फर्स्ट कॉन्केव पे और सेकंड कॉन्वेक्स पे। ओके सर। ठीक है, ओके देखो अभी अपन ने, याद है तुम लोग को मिरर्स में अपन ने अलग अलग स्पेशल रेज के बारे में पढ़ा था।
रे ट्रेसिंग के बारे में पढ़ा था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अनडिविएटेड होती है फॉर मिरर्स, जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती, और जो पहले से फोकस से पास हो रही है वो बाद में पैरेलल हो जाती, राइट। ये कौन है भाई, निकाल दो इसको। किसी ने देखा क्या नाम, कौन परेशान कर रहा है बीच में? नहीं सर। 505 संस्कृति, बट क्या क्या नंबर था? 505 संस्कृति। 505 संस्कृति। A505 संस्कृति। हाँ वही A505 संस्कृति ना। ओके निशिम, तुम चलेगा, मुझे क्लास के बाद कॉल कर लो यार। आई कैन अंडरस्टैंड चैट पे तुम्हें मुश्किल होगा पूछने में, तो क्लास के बाद पूछ लेना, इट्स ओके। ये वाला आप देखो, अभी ये वाला स्लाइड, कन्वर्जिंग लेंस के लिए अपन अलग अलग रेस के बारे में पढ़ने वाले। पहला जो रे है उसमें रे जो है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, देखो यहाँ पे मैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर भी डिफाइन कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर फॉर एनी लेंस इज दैट पॉइंट सच दैट अगर रे उस पॉइंट पे इंसिडेंट है तो बिना डिविएशन के स्ट्रेट निकल जाएगी आगे। तो यहाँ पे जो लाइन 1 है, रे 1, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना डिविएशन के आगे निकल गई। अपन ने ऑप्टिकल सेंटर को उसी तरीके से डिफाइन किया, ओके। फिर वैसी लाइन 2 देखो, रे 2, अगर रे इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और साथ में पैरेक्शियल भी है, तो वो किससे पास करेगी? डिफॉल्ट वाला फोकस, जिसको अपन सेकंड फोकस बोलते हैं। तो ये वाली इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड फोकस से पास करेगी। और अगर कोई इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से पास कर रही तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, जैसे ये वाला, राइट। तो ये 3 रेस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इनको तुम्हें प्लॉट करना आना चाहिए। एंड सेम चीज अपन डाइवर्जिंग में भी अप्लाई कर सकते। डाइवर्जिंग में जो रे पैरेलल है, नहीं सॉरी, जो रे पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो अनडिविएटेड निकल जाएगी। एक सेकेंड, संस्कृति सॉरी अगर तुम स्पैमर नहीं हो तो। मुझे लगा कि तुम्हारे इससे आवाज आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें वेटिंग रूम में रखा। बीच बीच में यार ये सब बंद करो यार, ये कौन करते रहता है पता नहीं चलता। तो कभी कभी जेन्युइन लोगों को भी भुगतना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, इट्स ओके। एनीवेज, फर्स्ट रे के बारे में पता चल गया तुम्हें। सेकेंड रे कौन सा होगा? ये सेकेंड रे जो पहले से पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होती हुई दिखाई देगी? फर्स्ट फोकस या सेकेंड फोकस? सेकेंड फोकस। और फाइनली जो रे फर्स्ट फोकस से जा रही या फिर अपीयर टू पास हो रही फर्स्ट फोकस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये तीनों रेस के बारे में पता चल गया सबको? कुछ डाउट है किसी को भी? सर हम लोग 2 फोकस क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज है इसके लिए? लेंसेज देख, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज ये गलत वर्ड है। इट्स अ सिंगल लेंस ओनली जो कि 2 स्फीयरिकल सरफेस से बना हुआ है। और लेंस का प्रॉपर्टी होता है जिसमें अपन 2 फोकस डिफाइन करते हैं। मिरर के लिए एक से ही काम चल जाता है, मगर लेंस के लिए लेफ्ट और राइट दोनों जगह फोकस अपन डिफाइन कर सकते हैं ना। ओके सर। और उसका रीजन यही है क्योंकि 2 स्फीयरिकल सरफेस है, तो कर्वेचर दोनों साइड अपन को दिखाई दे रहा है, राइट। यस सर। मिरर्स का भी मैं यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ। मिरर्स में क्या होता था? मिरर्स में अगर कोई रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास होती थी? फोकस से, राइट। फोकस। और अगर कोई रे पहले से फोकस से पास हो रही, डेफिनेशन वही है, कोई रे अगर पहले से फोकस से पास हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड फोकस का काम एक ही फोकस कर रहा है मिरर में। यस सर। बट लेंसेज में ऐसा नहीं होता। लेंसेज में अगर मान ले ये लेंस है और पैरेलल रेज अगर फोकस से पास हो रही इस तरीके से, तो अगर मैं उसी फोकस पे रे को इंसिडेंट करवा दूं, उसी फोकस पे अगर रे को इंसिडेंट करवा दूं, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल नहीं होगी, ये तो और कन्वर्ज कर जाएगी ना।
तो क्या सेम फोकस दोनों काम कर पा रहा है लेंसेज में? ये वाला फोकस नहीं, मिरर्स में ऐसा कर पा रहा था बट यहाँ पे नहीं कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे अपन दो फोकस डिफाइन करते हैं, F1 F2। समझा अभी? यस सर। ओके ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लेंसेज। जैसे अपन ने मिरर में मिरर फॉर्मूला डिफाइन किया था, वैसे ही अपन लेंसेज में लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके डेरिवेशन के लिए कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं। ये लेंस है, लेंस के लेफ्ट वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और राइट वाले का r2। लेफ्ट वाला मीडियम μ1 और राइट वाला मीडियम μ2। ओके, और लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl मान लो। और ये ऑब्जेक्ट है और हमें पता लगाना है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। तो फाइनल इमेज को ट्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? लेंसेज मतलब दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन, और स्फेरिकल रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है ये अपन को ऑलरेडी पता है। तो एक तरीके से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, राइट? ये फर्स्ट सरफेस पे और ये सेकेंड सरफेस पे, तो दोनों सरफेसेस पे दो बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं अप्लाई कर दूं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, इसके लिए μ2 क्या होगा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसके लिए जो इमेज होगा I1 उसका डिस्टेंस में V1 मान रहा हूं, तो μ2 by V1 माइनस μ1 by U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by R1, राइट? और फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा I1, उसका डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से अपन V1 मान रहे, ओके? और अगर लेंस का थिकनेस में T मान लूं तो सेकेंड सरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेकेंड सरफेस से ये डिस्टेंस V1 माइनस T हो जाएगा, राइट? और I1 जो है वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन पे अगर वापस अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते μ2 by V, μ2 मतलब ये वाला मीडियम, माइनस म्यू लेंस अपॉन U, उसके लिए जो U होगा वो V1 माइनस T होगा, इक्वल्स टू μ2 माइनस μl by R2। यस और नो? ये समझ में आया सबको? फर्स्ट रिफ्रैक्शन सेकेंड रिफ्रैक्शन। सर बोलो। सर ये दोनों मीडियम डिफरेंट क्यों लिए हो, मुझे समझा नहीं। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, अगर सेम होगा तो बाद में सेम डाल देंगे, बट मोर जनरल तरीका तो ये होगा ना, डिफरेंट मान के सॉल्व कर लो बाद में। सर वो यू μ1 और फिर μl ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है सर। क्या बोल रहे हो? सर μ1 और μl में डिफरेंस नहीं दिख रहा सर, दोनों μ1 ही दिख रहे हैं। अरे बट देखो पता है ना, मान लेना इसको म्यू लेंस, ये म्यू लेंस होगा, ठीक है? अभी दिख रहा है अलग? सही है। हाँ सर। μ1 मतलब लेफ्ट वाला मीडियम और μl मतलब लेंस का, बस तुम्हारे हाँ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो दिखने में कुछ भी दिखने दो। सर, वो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फिर। ओके, अभी समझ में आ रहा है ना? अभी विजिबल है? हाँ सर। ओके, सो देखो अभी एक और चीज तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे, अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन थिन लेंसेज की बात करेंगे। थिन लेंसेज मतलब उसका थिकनेस जो T होगा वो बहुत ही कम डायमेंशन का होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो उसको अपन लगभग 0 ही मान सकते, राइट? तो उसको अगर मैं लगभग 0 मान लूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है वो वाला इक्वेशन ये बन जाएगा, μ2 by V माइनस μ1 अपॉन V1 माइनस T। क्या हो गया? स्पैमर निकाल दिया क्या भाई उसको? कौन है? तिथि करके कुछ नाम था सर। तिथि अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो कुछ, यू आर अ स्पैमर और अ जेन्युइन पर्सन। माइक ऑन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ अभी। तिथि सर। ओके, गया हो खुद से। हाँ बोलो। सर नहीं, मैं जेन्युइन हूँ। हाँ नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा था मैं, कोई हाँ, दूसरा था। तिथि। एनीवेज, यश बिना ग्रुप पे मैसेज पढ़े किसी को अंदर मत लेना। ओके सर। हाँ देखो यहाँ पे टी को अगर अपन नेग्लेक्ट कर दे तो इक्वेशन जो है वो V1 माइनस टी, टी को 0 मान लो तो खाली V1 रह जाएगा इधर,
तो सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन वी1 इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r2, राइट। इन दोनों इक्वेशंस में से अपन को किसको एलिमिनेट करना है? अपन को v1 को एलिमिनेट करना है। इंटरमीडिएट इमेज जो बन रहा होगा उसकी अपन को कोई फिक्र नहीं है, वो अपन को एलिमिनेट करना होगा और अपन को खाली u और v में रिलेशन चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते। इनको ऐड करने पर तुम देख पा रहे हो म्यू एल अपॉन वी1 वाला टर्म गायब हो जाएगा और अपन को ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू1 बाई r1। देखो वैसे तो मैंने ऐड किया था बट एक माइनस साइन बाहर लेके मैं इक्वेशन 2 वाले टर्म्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ओरिजिनली जो ये म्यू2 माइनस म्यू एल था, माइनस साइन बाहर लेके इसको मैंने म्यू एल माइनस म्यू2 कर दिया, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब लेफ्ट और राइट में अलग मीडियम्स हो। यू कैन मेमोराइज दिस इक्वेशन और बाय चांस अगर तुम्हें याद नहीं होता तो इसका डेरिवेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए। डेरिवेशन में कुछ भी अपन नया नहीं कर रहे, यू जस्ट हैव टू अप्लाई रिफ्रैक्शन एट स्फीयरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला 2 टाइम्स, एक बार फर्स्ट सरफेस पे और एक बार सेकंड सरफेस पे। थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो तुम्हें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। सर तो मतलब हमेशा थिन लेंस वाले सम आएंगे क्या? नहीं, हमेशा आएंगे जरूरी नहीं है, बट अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे और तुम्हें ऐसी लेंस दिखाई दे रहे तो अपन थिन लेंस मान सकते। लेकिन अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है स्फीयरिकल जैसा जिसका रेडियस भी स्पेसिफाई किया हो और ये फ्लैट मान लिया हो तो फिर इसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, फिर तुम्हें बेसिक से करना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन को समझना भी जरूरी है, खाली फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। हेलो सर। बोलो भाई। सर आपने जो ये बनाया है उसमें तो हम लोग सेकेंडरी रिफ्रैक्टरी सरफेस के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना, ये तो प्लेन हो गया। अच्छा, अपन ने सीखा था लास्ट टाइम प्लेन सरफेस इज आल्सो बेसिकली स्फीयरिकल डिफ्रैक्शन विद r इक्वल्स टू इंफिनिटी। अपेरेंट डेप्थ वाला r इक्वल्स टू इंफिनिटी ले सकता हूँ ना इसके लिए, मैं स्फीयरिकल डिफ्रैक्शन का भी तो अप्लाई कर ही सकता हूँ। हाँ सर, r को इंफिनिट मान के, ठीक है। अभी देखो इस पे मैं स्पेशल केस इंपोज कर रहा हूँ कि अगर मीडियम दोनों साइड सेम हो गए, इफ मीडियम ऑन लेफ्ट एंड राइट बिकम सेम, तो म्यू1 म्यू2 इन दोनों को मैं म्यू सराउंडिंग मान सकता हूँ, म्यू एस। और ऐसा करने पर देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफ म्यू1 एंड म्यू2 दे आर इक्वल और उसको मैं म्यू सराउंडिंग मान लेता हूँ तो ये म्यू2 अपॉन म्यू2 की बदले म्यू एस लिख दो, म्यू एस अपॉन वी माइनस म्यू एस अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू लेंस माइनस म्यू एस, ये बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 बच जाएगा। पूरे इक्वेशन को म्यू एस से डिवाइड कर दो तो अपन को मिलेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। और यही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे आया। देखो इस इक्वेशन में तुम देख पा रहे हो कि जो v है इमेज का डिस्टेंस वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, u पे तो डिपेंड करेगा, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साथ ही में दोनों सरफेस की रेडियस r1 r2, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इन सब पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसी फॉर्मूला में अगर अपन u को इन्फिनिट पुट करते, u को इन्फिनिट पुट करना मतलब रेस कैसे इंसिडेंट है, u को इन्फिनिट पुट करना मतलब इंसिडेंट रेस आर पैरेलल, और अगर इंसिडेंट रेस पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी v होगा उसी को अपन ने सेकंड फोकस डिफाइन किया था, राइट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो u को इन्फिनिट पुट करने पर मैं v को f पुट कर सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन v मतलब 1 अपॉन f, 1 अपॉन u मतलब 1 अपॉन इन्फिनिट विच इज 0 इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो जो भी लेंस तुम्हारे सामने है उसका तुम फोकल लेंथ ये वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन थिन लेंस। थिन लेंस के लिए वैलिड होगा, ये याद रखना। फोकल लेंथ तुम इस फॉर्मूला से थिन लेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, और इस पूरे टर्म को अगर तुम 1 अपॉन f बोल रहे हो
तो ये पूरा टर्म 1/f बन जाएगा। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर वो 1/f कैसे है, नहीं समझा सर। f कैसे डिफाइन किया था अपन ने? सेकेंड फोकस, इंसिडेंट रेस पैरेलल होगी और रिफ्रैक्शन के बाद वो जहां पे भी मीट करेगी उसी को अपन ने f बोला था ना। हाँ मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मैं u को अगर इन्फिनिट डाल दूंगा तो vf बन जाएगा। यस सर। तो 1/v के बदले 1/f लिख दो, 1/u 0 बन जाएगा क्योंकि u इन्फिनिट है और RHS तो सेम रह जाएगा ना। यस सर। तो 1/f का अपन को ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये वाले इक्वेशन में RHS को मैं 1/f बोल सकता हूँ। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्मूला कैसा दिखाई देगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, एक ये और ये। सवाल में अगर तुम्हें डायरेक्टली लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो सकता है सवाल में लेंस का फोकल लेंथ डायरेक्टली ना दिया हो, वो लोग ने R1 R2 μs μl ये सब दिया हो, तो पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करो और उसके बाद फिर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो। ओके सर डाउट है किसी सर को? ये लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे आया सर? हाँ सर, वो सेकेंड लास्ट से लास्ट वाला कैसा है नहीं समझा। और सर हमने वो f तब लिया जब u इन्फिनिटी रहता है, लेकिन सर वो लेंस फॉर्मूला तो मतलब u के बाकी के पोजीशंस के लिए भी वैलिड है, वो सबके कैसे लिए हुआ? वैलिड है बट f तो एक ही फिक्स वैल्यू होगी ना गिवन लेंस के लिए। एक लेंस के लिए मैं f तो डिफाइन कर ही सकता हूँ। यस सर। तो फोकल लेंथ जो आया मुझे उस लेंस का वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है जिसको मैंने येलो में मार्क किया हुआ है। तो जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है इसको अगर मैं ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इस पूरे टर्म को मैं 1/f बोल सकता हूँ ना। यस सर। तो अगर इस पूरे टर्म को मैं 1/f बोल दूं तो 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। समझा सबको? अभी समझ गया सर। और किसी को? सर ये फॉर्मूला भी μ1 और μ2 जब सेम रहेगा तभी यूज कर सकते हैं ना? यस ये फॉर्मूला भी तभी यूज कर पाएंगे, अदरवाइज अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा इधर जो दिया हुआ है। सर RHS 1/f कैसे बना? अरे भाई देखना इधर येलो में मैंने जो मार्क किया ये 1/f आ रहा, ये समझा? देखो मैंने इक्वेशन जो लिखे येलो में जो मार्क्ड है वो इक्वेशन समझ में आया? हाँ सर। तो उसको ग्रीन वाले इक्वेशन में डाल दे। ग्रीन वाले इक्वेशन में जो ये वाला टर्म है ये पूरा 1/f बन जाएगा ना। क्या कंफ्यूजन है बताओ? हाँ सर समझा। समझ गया ना? सर पर लेंस के लिए तो दो फोकल लेंथ डिफाइन होते हैं ना? हाँ लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन सेकंड वाला लेते हैं ना। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। Yes. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं एंड बाय डिफॉल्ट अपन सेकंड वाला ही लेंगे। ये सेकंड यहाँ पे f कौन सा फोकल लेंथ है? सेकंड फोकल लेंथ। और सेकंड फोकल लेंथ के लिए अपन ने साइन डिफाइन किया था ना, साइन कन्वेंशन। क्या था वो साइन कन्वेंशन? कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव। तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है इसमें f जो है वो सेकंड फोकल लेंथ होगा बाय डिफॉल्ट। ओके सर लेंस का तो हम लोग थिकनेस पूरा मतलब नेग्लिजिबल मान रहे हैं ना, तो अगर लेंस का थिकनेस दिया होगा तो फिर बेसिक से करना होगा। दो रिफ्रैक्शन लेके अपन देखेंगे वैसे एग्जांपल्स भी, डोंट वरी। और वैसे एग्जांपल्स अपन ने ऑलरेडी एक्चुअली देख चुके हैं अपन पिछले केसेस में। पिछले लेक्चर में याद है अपन ने ऐसे एग्जांपल्स देखे थे। यस सर। अपन ने भले उसको लेंस नाम नहीं दिया था मगर एक तरीके से वो लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा था। अपन ने जो पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल्स देखे थे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाले, यहाँ पे भी तो दो बार ही रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। एक तरीके से इसको मैं थिक लेंस बोल सकता हूँ, मोटा लेंस। यस सर। तो ऐसे सवालों को तुम्हें फिर बेसिक से करना होगा डिस्टेंसेस को कंसिडर करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर थिन लेंस दिया हुआ है तो फिर तुम लेंस के प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके और कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते तो शायद तुम्हारा कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। एक सेकंड।
हाँ ये वाला एग्जांपल देखो, ऑब्जेक्ट को एयर में रखा हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, और उसके राइट में जो मीडियम है, पानी का मीडियम दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा? इसका इनफाइनाइट ले सकते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस है। यस सर। What should be the distance x of the object so that the rays become parallel finally? तो ये डिस्टेंस मुझे x फाइंड करना है सच दैट फाइनल जो रेस है वो पैरेलल निकल रही। फाइनल पैरेलल निकलना मतलब v कितना होगा? इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, राइट? बट इन केस तुम मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम्हें इसको डिराइव करना आना चाहिए, विच शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, तो क्या मिलेगा अपन को? μ2/v1 एक्चुअली, मैं इसको जनरल टर्म्स में लिख देता हूँ, μ2/v1 माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1। एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा? यहाँ पे μ2 मतलब क्या? म्यू लेंस। मास्टर बेडरूम। ये कोई दूसरा स्पैमर है क्या? कौन है ये? सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या लेंगे अपन? सेकेंड रिफ्रैक्शन में μ2/v माइनस म्यू लेंस बाय v1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μl बाय r2। यहाँ पे भी μl होगा और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू क्या मिलेगा? म्यू लेंस माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर तुम इसको याद रख पा रहे हो तो तुम डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्टली। सर आपने वाटर के लिए μ2 लिया? यस मैंने इसको एक्चुअली μ2 माना है, ये μ2 सर मान आप लिया वो मैंने, डायग्राम में भी चेंज कर दो ना सर, कर दिया मैंने, कंफ्यूजन चेंज कर दिया, इसको मैंने μ2 मान लिया, इसको μ1 और लेंस का μl, ठीक है अभी? यस सर। तो डायरेक्टली अभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो μ2 मतलब 4/3, v मतलब इनफाइनाइट, माइनस μ1 मतलब 1 और u मतलब माइनस x। मैं x को मैग्नीट्यूड मान रहा हूँ तो कन्वेंशन के साथ मुझे माइनस x लेना चाहिए u के लिए, इक्वल्स टू μl माइनस μ1। सर μ2 माइनस μl। एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक की इधर अपन ने, कॉमन नहीं ले सकते ना इधर। μl माइनस μ1/r1 माइनस μl माइनस μ2/r2, ये मिलेगा ना अपन को, ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है अभी? और इसमें R2 की वैल्यू क्या है? R2 इज इनफाइनाइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा बिकॉज R2 इज इनफाइनाइट। एंड व्हाट अबाउट R1? R1 को +10 लेना चाहिए कि -10? कन्वेंशन इज राइट इज पॉजिटिव, और -10। R1 का जो सेंटर है वो राइट में होगा ना इसके, अगर कर्वेचर ऐसा है तो इसका जो सेंटर है वो राइट में होगा, तो +10 लेना चाहिए ना मुझे R1 को। कन्वेंशन समझ में आ रहा है सबको? ये μl माइनस μ1 मतलब 3/2 माइनस 1 अपॉन R1, R1 मतलब +10। देखो साइन में मिस्टेक मत करना, आंसर गलत आ जाएगा, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर +10 कैसे लिया, नहीं समझ। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? अगर कर्वेचर ऐसा है तो इसका सेंटर यहीं पे होगा ना, यस और नो? यस सर। तो रेडियस जब मैं मेजर करूंगा इससे तो राइट में जाके मेजर करूंगा ना। हाँ सर समझ गया। +10 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करने पर ये वाला टर्म 0 होगा, 1/x इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 हाफ अपॉन 10 1/20, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, राइट? सबको समझा ये एग्जांपल? देखो कन्वेंशन कैसे फॉलो करना है। अगर मान ले ऐसा एक लेंस दिया हुआ है, ये R1 और ये R2, तो R1 पॉजिटिव होगा अगर रे ऐसे जा रही है, तो ये अगर इंसिडेंट रे और मैं राइट को अगर पॉजिटिव मान रहा हूँ और लेफ्ट को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा।
ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि R2 वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में लाई करेगा C2, तो R2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? यस सर। एक सेकेंड, कौन से एग्जांपल पे थे? ओके, देखो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते, नेचर ऑफ लेंस। लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, उसके लिए मुझे खाली उसका फोकल लेंथ चेक करना है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया मतलब कन्वर्जिंग, और फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया मतलब डाइवर्जिंग। तो इसमें अलग अलग केसेस देख लेते। पहला केस मैं अज्यूम कर रहा हूँ बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ क्या होगा? अज्यूमिंग दैट मीडियम इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, म्यू एस, तो 1/f का ये फॉर्मूला आया था जो तुम्हें याद रखना है। 1/f विल बी इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे R1 R2 तुम्हें प्रॉपर साइन के साथ डालना होगा, राइट? तो अगर ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि R1 R2 इज द मैग्नीट्यूड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो फॉर्मूला में अगर मैं इसको साइन के साथ डालूंगा तो R1 को क्या लूंगा, प्लस या माइनस? R1 को प्लस ले लेंगे और R2 को माइनस R2 ले लेंगे, तो 1/r1 माइनस ऑफ 1/-r2 विल बिकम प्लस 1/r2, राइट? ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? अभी हमें आपने R1 पॉजिटिव लिया ना? R1 पॉजिटिव लिया और R2 नेगेटिव लिया, क्योंकि राइट पॉजिटिव है ना। अभी मुझे चेक करना है कि ये फोकल लेंथ जो हमें मिला है, जिसको मैं सेकंड फोकल लेंथ बोल रहा हूँ F2, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कैसे चेक करेंगे? ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1/r1 प्लस 1/r2, और ये वाला टर्म कब पॉजिटिव होगा? अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, अगर म्यू एल म्यू एस से बड़ा हो गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो गया, तो तुम देख पा रहे हो ये टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा एंड फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो लेंस अपने शेप के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा होगा, इट विल बी कन्वर्जिंग इन नेचर। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो गया, तो तुम देख पा रहे हो ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। जो दिखने में कॉन्वेक्स था उसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो लेंस का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग, राइट? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा शेप का जो लेंस दिख रहा है वो हमेशा कन्वर्जिंग होगा, ये सही बात है कि गलत बात है? गलत। ये गलत है। ये हमेशा कन्वर्जिंग तभी होगा अगर लेंस का फोकल लेंथ सराउंडिंग से बड़ा हो। लेकिन अगर लेंस का फोकल लेंथ सराउंडिंग से कम हो गया तो फिर यही लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ओके, सेम चीज तुम लोग प्लानो कॉन्वेक्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लानो कॉन्वेक्स में R2 विल बिकम इनफाइनाइट, तो 1/f2 की ये वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी सिंपली 1/r1, जिसको मैं R मान रहा हूँ। तो इसका साइन भी ये वाला ही टर्म डिटरमाइन कर रहा है, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा है तो इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगा और वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। और अगर लेंस का फोकल लेंथ कम है तो फोकल लेंथ नेगेटिव और ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। धर्मित बताओ क्या डाउट है? सर अगर दोनों लेंस और सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो बाद में 0 हो जाएगा, राइट? तो वैसे में क्या करेंगे मतलब? हाँ देख, अभी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया फिर तो लेंस है ही नहीं ना, फिर तो एक ही मीडियम। फिर क्या इस सरफेस का कोई मतलब है? नहीं, फिर तो खाली अपन इमेजिनरी सरफेस बना रहे, कोई इंटरफेस है ही नहीं। और उस केस में 1/फोकल लेंथ 0 आ जाएगा। यस सर। और 1/फोकल लेंथ का 0 आना मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट, राइट? हाँ। और 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/इनफाइनाइट 0। तो यहाँ से v और u सेम होगा ना? यस सर। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है, कोई डिविएशन आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही मीडियम हो गया उधर। ओके, यस सर।
और कोई डाउट है किसी को इस स्लाइड पे? सर अभी क्या एक्सप्लेन किया आपने फोकल लेंथ? देख, एक डाउट किसी ने पूछा कि अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया उस केस में म्यू एल अपॉन म्यू एस 1 बन जाएगा ना? यस सर। और 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ 0 आ जाएगा उस केस में, मतलब एफ इनफाइनाइट। तो वहां पे कोई इंटरफेस होगा ही नहीं ना, बोलने का मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है तो अपन एक ही मीडियम की तो बात कर रहे, देयर इज नो रिफ्रैक्शन एनीवेयर। यस सर। तो उस केस में वी और यू लेंस मेकर फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है और लॉजिकली आना भी चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहीं हो ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, राइट? यस सर। एनी अदर डाउट? ओके, देखो ये सेम चीज अपन कॉन्केव के लिए भी अप्लाई कर सकते। अगर बाय कॉन्केव लेंस होगा, बाय कॉन्केव लेंस विद रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो R1 विल बी नेगेटिव एंड R2 विल बी पॉजिटिव। मैं राइट को पॉजिटिव मान रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव मान रहा हूँ, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1। साइन के साथ मैं 1 अपॉन माइनस R1 लिखूंगा, क्योंकि R1 R2 बाई इटसेल्फ आर जस्ट द मैग्नीट्यूड्स, इनको मैं मैग्नीट्यूड्स मान रहा हूँ इधर भी, तो साइन के साथ ये माइनस R1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन R2, R2 पॉजिटिव ही रहेगा, तो एक माइनस साइन अलग से बाहर निकाल दो, तो 1 अपॉन f2 विल बी माइनस ऑफ म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो तुम देख पा रहे हो इसके रिजल्ट्स उल्टे आ रहे प्रीवियस रिजल्ट से, ऑपोजिट। यहाँ पे अगर म्यू लेंस बड़ा होगा, इफ म्यू लेंस इज मोर देन म्यू सराउंडिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, और ऐसे लेंसेज जिनको अपन कॉन्केव लेंस बोलते वो डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया तो कॉन्केव लेंस भी कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर जाएंगे, राइट? सर फोकल लेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का छोटा रहा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग नेचर। समझ में आया? यस सर। वैसे ही सेम चीज प्लानो कॉन्केव के लिए अप्लाई कर दो, तो इसके भी सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट? इसमें भी अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहा तो फोकल लेंथ नेगेटिव डाइवर्जिंग नेचर, और लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और कन्वर्जिंग नेचर। ओके, एग्जांपल, अ थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस। इक्विकॉन्वेक्स मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए 30 मीटर, और इसको पानी में रखा हुआ है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो फोकल लेंथ क्या होगा? ये लेंस है 3/2 और मीडियम पानी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए 30 मान लो, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज गिवन बाय म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ पे म्यू लेंस 3/2, म्यू मीडियम मतलब 4/3 माइनस 1, R1 मतलब प्लस 30 एंड R2 मतलब माइनस 30, राइट? तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 30, ये 1 अपॉन 15 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3/2 अपॉन 4/3 विल बी 9/8 एंड 9/8 माइनस 1 विल बी 1/8, 1/8 इंटू 1/15, तो इससे फोकल लेंथ 120 मीटर्स आ जाएगा। पॉजिटिव आना मतलब नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 4/3 से बड़ा था, तो ये तो होना ही था, राइट? कुछ डाउट है किसी को भी? देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर मान लो ये लेंस है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स से इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका 5, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लो और मीडियम का 1, एयर मान लो मीडियम को। तो अगर मान लो मैं रे को ऐसे इंसिडेंट करवा दूं, रे इस तरफ इंसिडेंट,
और ऐसे जा रही है, तो इस रे के लिए जो फर्स्ट सरफेस है वो कौन सा होगा? फर्स्ट सरफेस 10 वाला है कि 5 वाला? 10 वाला। और इस वाले रे के लिए राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, लेफ्ट नेगेटिव होगा। तो अगर मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करूं, म्यू लेंथ अपॉन म्यू मीडियम 3/2 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 क्या लूंगा मैं? R1 मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर विद प्रॉपर साइन। तो R1 प्लस 10 होगा, प्लस 10 होगा ना R1, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। एंड R2 क्या होगा? -5। -5। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें फोकल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो सेम लेंथ है, लेंथ को सेम रखा मैंने विद दिस रेडियस इज 10 एंड दिस रेडियस इज 5, लेकिन अभी जो इंसिडेंट रे वो राइट से आ रही, वो ऐसे ट्रेवल कर रही है और इस तरीके से लेंस में से जा रही, ये एयर और ये भी एयर। तो यहाँ पे अगर मैं लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो क्या लगता है रिजल्ट अलग आएगा कि सेम आएगा? चेक कर लेते। अलग। सेकंड केस के लिए मुझे बताओ कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे सेकंड केस के लिए? लेफ्ट। लेफ्ट पॉजिटिव और राइट नेगेटिव। तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, 1 अपॉन R1 क्या लूंगा मैं इस केस में? 5 +5 क्योंकि अभी लेफ्ट पॉजिटिव है। तो 1 अपॉन +5 माइनस R2 क्या लूंगा? -1 अपॉन R2 -10। तो रिजल्ट सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? तुम देख पा रहे हो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। सेम। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रे राइट से इंसिडेंट है कि लेफ्ट से। लेंस का जो फोकल लेंथ है वो खाली उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और उसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, इसी बात पे डिपेंड करेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब फोकल यस सर। फोकल लेंथ 1 और 2 दोनों सेम रहेगा ना सर? 1 और 2 मतलब फोकस सर दो फोकस आपने डिफाइन किए थे ना? यस, मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम रहेगा, करेक्ट। सर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड और साइन भी तो सेम है ना? नहीं, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो तो सेकंड फोकस के लिए था ना, ये दोनों यस सर, अपन हाँ second हाँ focus के समझ लिए। गया सर, समझ गया सर। ओके, ये देखो ये वाला एग्जांपल, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में वो लोग ने मेंशन नहीं किया कि ये फोकल लेंथ कौन से मीडियम में है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या ले लेंगे? मीडियम। अगर मेंशन नहीं किया तो सर वैक्यूम बाय डिफॉल्ट सराउंडिंग को 1 मान लो, एयर या फिर वैक्यूम, है ना। और फिर सेकंड स्टेटमेंट में वो लोग पूछ रहे हैं कि इसी लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा अगर मैं इसी लेंस को एयर के बजाय एक लिक्विड में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो गया, तो फोकल लेंथ सेम रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा ना, चेंज होगा। ये मीडियम का भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, फर्स्ट केस में 1 अपॉन f1, इसको मैं म्यू लेंस 1.5 अपॉन म्यू मीडियम -1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लिख सकता हूँ। और फर्स्ट केस में फोकल लेंथ जो है वो 10 दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में फोकल लेंथ में एफ डैश मान लेता हूँ, और सेकेंड केस में म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, ये क्या बन जाएगा? 1.25 -1। क्या रेडियस में कोई भी चेंज आएगा मीडियम को चेंज करने से? नो सर, रेडियस विल बी सेम। तो इक्वेशन 1 और 2 से मुझे एफ डैश निकालना है। क्या करना चाहिए इक्वेशन 1 और 2 के साथ एफ डैश निकालने के लिए? डिवाइडेड बाय 2। तो सारे R1 R2 वाले टर्म्स गायब हो जाएंगे जो हमें चाहिए भी नहीं। तो डिवाइड करने पर f डैश अपॉन 10 विल कम आउट टू बी 1.5 माइनस 1 0.5 अपॉन 1.5 माइनस 1.25 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से f डैश अपन को मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो फोकल लेंथ बढ़ गया मीडियम को चेंज करने पर, राइट। सबको समझा ये एग्जांपल? सर रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज किया इसके लिए बढ़ा ना सर, डेंसर टू रेयर मीडियम क्योंकि चेंज देख करते फॉर्मूला तो घटता।
हाँ ये फॉर्मूला से देखो समझ में आ जाएगा। 1/f किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, और ये तो सेम है 1/r1 - 1/r2। तो इस फॉर्मूला में मुझे देख के बता कि अगर मैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूं तो म्यू एल अपॉन म्यू फोकल एम लेंथ बढ़ेगा। 1/f कम होगा तो f बढ़ जाएगा ना। इनिशियल देख मैं म्यू एम को अभी भी म्यू लेंथ से कम ही रख रहा हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर मैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूं तो 1/f कम हो जाएगा और f बढ़ यस सर। जाएगा। ये तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो अभी? ओके, और एग्जांपल्स ट्राई करते। ये सारे देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही, पहले फॉर्मूला से यूज टू हो जाओ, फिर अपन डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे। इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 and 30 एंड इट्स फोकल लेंथ इज 24, और लेंस के दोनों साइड पे एयर है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे अपन को फोकल लेंथ दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। तो फॉर्मूला लगा दो, 1/24 इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन मीडियम विच इज एयर -1, 1/r1 - 1/r2, ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे राइट, साइन लगाने के बाद, ये देखा है अपन। तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें म्यू लेंस मिल जाएगा। ऐसे टाइप के सवाल कर लोगे ना अभी फॉर्मूला बेस्ड, कैलकुलेशन बाद में देख लेना। निशिम आवाज नहीं आ रही तेरी अभी भी। तू लेक्चर के बाद कॉल कर लेना यार मुझे, मैं तेरे को बता दूंगा तेरे जो भी डाउट्स। और किसी को कोई डाउट है? डू यू वांट मी टू गो अ लिटिल स्लो? अपन जिस स्पीड से जा रहे हैं वो कंफर्टेबल है सबको, या ऐसा लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं अपन बहुत? तो बराबर है। थोड़ा स्लो, ओके थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है चलो। फास्ट तो नहीं लग रहा ना किसी को? अगर स्लो लग रहा है तो इट्स ओके, लेकिन आई थिंक मैं स्लो से ही जा रहा हूँ, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। कोई दिक्कत आ रही है तो कहीं पे मुझे रोक दिया करो, कुछ डाउट हो तो। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल समझ में आ गया सबको? ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ अ लेंस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल इट विल हैव मैनी फोकल लेंथ्स। अगर मान लो लेंस दो मटेरियल से बना हुआ है, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और नीचे वाले का μ2, तो दोनों एक इंडिपेंडेंट लेंस की तरह बिहेव करेंगे। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f1 इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। r1 r2 दोनों के लिए सेम है, मगर क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए अलग अलग है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो फोकल लेंथ मिल जाएंगे। और अगर दो फोकल लेंथ मिल रहे तो एक ही ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे? एक ही ऑब्जेक्ट के दो इमेजेस बन जाएंगे। 1/v1 - 1/u इक्वल्स टू 1/f1, इसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज मिलेगा। एंड 1/v2 - 1/u इक्वल्स टू 1/f2, इसके करस्पॉन्डिंग दो इमेज, दूसरा इमेज मिल जाएगा राइट। तो यहाँ पे ये मत समझना कि अगर ऊपर वाला लेंस आधा है तो वो आधा ही इमेज बनाएगा। ये अपने मिरर्स में भी सीखा था ना, इमेज तो पूरा ही बनेगा। दोनों लेंस अपने अपने रिस्पेक्ट में पूरा इमेज बना देंगे, मगर क्योंकि दो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो दो अलग फोकल लेंथ होंगे और उनके दो अलग अलग इमेजेस बन जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको? सेकेंड पॉइंट देखो, अभी सबको याद है अपने रिफ्रैक्शन के पहले लेक्चर में वेवलेंथ की बात की थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के साथ चेंज होता है किसी भी मटेरियल के लिए। कॉशीज फॉर्मूला याद है?
अपन ने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा या कम होगा? फॉर्मूला के कम। अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर वेव का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। कम। और विबग्योर विजिबल जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सबको पता है ये सारे कलर्स होते हैं विबग्योर, और वायोलेट से रेड जाते जाते वेवलेंथ बढ़ता है कि कम होता है? इफ आई कंपेयर वायोलेट का बढ़ता है। एंड रेड का, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा, राइट? और अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। तो फोकल लेंथ भी दोनों के अलग अलग होंगे। अगर मैं फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला ऑब्जर्व करता हूँ 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो तुम देख पा रहे हो 1 फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 फोकल लेंथ के फॉर्मूला में म्यू ऊपर आ रहा है। तो अगर म्यू बढ़ेगा तो 1/f बढ़ेगा, और 1/f बढ़ेगा तो f कम हो जाएगा, राइट? सो इफ आई टेल यू टू कंपेयर बिटवीन वायोलेट एंड रेड का फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा? अगर वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे? यस सर। तो देखो, अगर किसी लेंस से एक व्हाइट लाइट को अगर मैं पास करवा दूं, मुझे पता है कि व्हाइट लाइट में ये सारे कलर्स अवेलेबल है और सबका फोकल लेंथ अलग होगा, तो लेंस से पास करने के बाद ये एक ही पॉइंट से पास नहीं होगा ना, ये अपने रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ से पास होगा। जो रेड वाला रे होगा वो अपने फोकल लेंथ से पास कर जाएगा, और क्योंकि उसका फोकल लेंथ ज्यादा है ये थोड़ा दूर पास होगा, और वायोलेट वाला जो है वो यहाँ से पास हो जाएगा, राइट? Focal length will be maximum for the red light and it will be minimum for the violet light. देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, यहाँ पे बस मैं तुम्हें वेरिएशन बता रहा हूँ। कॉशीस फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला में अपन ने खाली ये ऑब्जर्व किया था ना कि फोकल लेंथ वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। देयर इज नो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, बट दिस इज हाउ दे विल वेरी। इस तरीके से वो चेंज होंगे, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को? सर उसका रीजन क्या था सर? कॉशीस लॉस था वो, ऐसा कोई रीजन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती, कोई मैथमेटिकल प्रूफ या डेरिवेशन नहीं है इसके लिए। और वो फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये रिजल्ट याद रखो कि अगर किसी वेव का या किसी लाइट का अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो सेम मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सकता है। और ये जो वेरिएशन है ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होगी, दिस वेरिएशन विल बी वेरी स्मॉल। जैसे अगर अपन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कितना मानते हैं, 1.5, तो इसी ग्लास में हो सकता है कि वायोलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 हो। वायोलेट का ज्यादा होगा या कम होगा? वायोलेट का ज्यादा होगा, तो वायोलेट का शायद 1.52 हो, ऐसा मान सकते, और रेड का कम होते होते शायद 1.48 हो गया होगा। ये ऐसे माइनर वेरिएशंस आ सकते सेम मीडियम में फॉर डिफरेंट कलर्स। सर वो सेकंड रिलेशन कहाँ से है? कौन सा सेकंड रिलेशन? सर वो सेकंड पॉइंट को आपने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, उसके नीचे जो लिखा है वो ये वाला फोकल लेंथ इज मैक्सिमम फॉर, उसके ऊपर के ऊपर जिसमें अच्छा, आपने, हाँ वो 1/f इज, ये तो फॉर्मूला से दिख रहा है ना, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। R1 R2 तो सेम रहेगा ना सबके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा सर, लेकिन उधर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेंगे ना अपने फार्मूला में। मीडियम को 1 मान रहा हूँ। ओके सर। मीडियम को 1 मान रहे थे, इसलिए वो खाली लेंस पे डिपेंड करेगा ना। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको? सर हाँ बोलो। सर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अगर रे ऑफ लाइट दिया रहता है तो वो व्हाइट लाइट होता है? हाँ, वो कोई भी लाइट होने दो, अगर सवाल में दिया नहीं है तो अपन वेरिएशन को अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सवाल में तुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया जा रहा है तो जिस भी लाइट की बात कर रहे हैं सबके लिए वो 1.5 ही होगा, वी कैन नेग्लेक्ट द वेरिएशन।
या फिर एक ओके सर। पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही लाइट होगा, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा। मोनोक्रोमेटिक समझते हो ना, सिंगल हाँ वेवलेंथ, सर। इसके लिए फिक्स 1.5 डिफाइंड, ऐसा मान के चल सकते हैं अपन, ठीक है। यस सर। ओके, देखो ग्लासेस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फिक्स्ड होना कंपलसरी नहीं है, ग्लासेस के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जनरली तुम्हें सवाल में दे देंगे, तुम्हें कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि ग्लास का 1.5 ही होगा। ओके, फिर आखिरी पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, सनग्लासेस सबने यूज किया होगा, और आजकल तो सनग्लासेस में भी पावर्ड सनग्लासेस भी आते हैं, राइट, जिसका कोई नंबर हो, चश्मा जिसका लगता हो, तो पावर्ड सनग्लासेस भी ले सकते हो। लेकिन जो सनग्लासेस पावर्ड नहीं होते, जो नॉर्मल सनग्लासेस होते, उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? वो सनग्लासेस जो है वो इमेज कहाँ पे बनानी चाहिए? एक्चुअल में जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बनानी चाहिए ना, दे शुड नॉट डिविएट, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे आंखें उस समय सही चल रही है, कुछ भी उसमें ये नहीं है फॉल्ट। तो अगर पावर जीरो चाहिए तो अपन को फोकल लेंथ क्या करना चाहिए? 1/f क्या होना चाहिए? अगर मान लो मैं एक ऐसा लेंस बनाऊं, ये एक एग्जांपल देखो, तुमने भी ये नोटिस किया होगा, तुम्हारे सनग्लासेस में जो लेंसेज होते उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर लेफ्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो राइट वाले का भी आर है, और साइन वाइज भी दोनों सेम है। ये देख पा रहे हो तुम लोग ऐसे केस के लिए? तो अगर R1 R2 साइन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम हो गए तो 1/f जीरो हो जाएगा, और 1/f का जीरो होना मतलब f इन्फिनिट हो जाएगा, राइट। पावर क्या होता है ये अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेंस और मिरर दोनों के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए खाली इतना समझो कि अगर फोकल लेंथ इन्फिनिट हो गया तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये जीरो बन जाएगा, और v और u सेम आ जाएंगे ना यहाँ पे। मतलब तुम जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, तुम्हारे सनग्लासेस उसको चेंज नहीं करेंगे, वो इमेज वहीं पे बनाएंगे, और एक्चुअल में जहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हें वहीं पे इमेज भी बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। सर फोकस क्यों इनफिनिट सर तो ये सेम मीडियम जैसे हो गए ना सब? लेंस का तो अलग है ना मीडियम, बाहर जो सर मीडियम बट है वो तो एयर है, बाहर का मीडियम एयर है, मगर लेंस का तो अगर मीडियम यहाँ पे अलग होगा ना, जो भी सनग्लासेस है उसका मीडियम अलग होगा। बट अलग मीडियम होने के बावजूद अगर मैं रेडियस दोनों का सेम कर दूं तो भी फोकल लेंथ इन्फिनिट आ जाएगा ना। एंड फोकल लेंथ का इन्फिनिट आना मतलब क्या तुम सनग्लासेस को ऑब्जेक्ट को नजदीक या दूर करने के पर्पज से यूज कर रहे हो? नहीं, उसका पर्पज तो खाली सन से बचना है ना, जो भी लाइट रेज आ रही है उसका इंटेंसिटी कम करना है। तो इसीलिए ऐसे जो सनग्लासेस है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड सेम हो, वो ऑब्जेक्ट के लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के लोकेशन को दूर या पास नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो इमेज को भी वहीं पे बना देंगे। लेकिन जो पावर्ड ग्लासेस होते, पावर्ड ग्लासेस तो लोकेशन चेंज करते हैं ना, ये तुमने देखा होगा, तुमने जब अपनी आंखें चेक करवाई होगी तो तुम्हें अल्फाबेट्स रीड करवाते क्या हालत हो तो जाती है पहले आजकल तुम्हें ब्लड दिखाई देते, बट पावर्ड ग्लासेस लगाने के बाद का स्ट्रेंथ है। किसका माइक ऑन है? लेक्चर के देखो कितने लोग हैं। अर्नव, गुप्ता। पावर्ड ग्लासेस में वो लोकेशन को चेंज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन पावर्ड ग्लासेस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सनग्लासेस। एंड फॉर दैट मैटर किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ इन्फिनिट आ गया, क्या वो लेंस ऑब्जेक्ट के लोकेशन को चेंज कर पाएगा कभी भी? ऑब्जेक्ट जहाँ पे उस इमेज को भी वो वहीं पे बना देगा। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? सर फोकस इनफिनिट मतलब प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है ना, और ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे बनाता है। प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बनाता है क्या? सर नहीं, मतलब वर्चुअली। हाँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि प्लेन मिरर अलग है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग जगह पे बनते हैं, प्लेन मिरर जैसा भी बिहेव नहीं करेगा ये। सर इट फोकस विल क्यों बिहेव, इनफिनिट है, एक बार वापस समझाना। 1/f जीरो आ गया तो f इन्फिनिट हो जाएगा ना। तो क्यों 1/f जीरो, वही मेरे को नहीं समझ। फॉर्मूला देखना भाई, R1 R2 अगर सेम हो गए तो जीरो हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा हाँ। समझा अभी? ओके, आगे बढ़ते। सर मतलब हम लोग कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस ले और उसका रेडियस दोनों सेम कर दे तो फिर ऐसा ही होगा?
ऐसा ही होगा, मैटर नहीं करेगा वो कैसा भी किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होने दो, वो ऑब्जेक्ट को उसी इमेज को उसी जगह बना देगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट के लोकेशन को चेंज नहीं करेगा। और उसका एप्लीकेशन सनग्लासेस में होता है ना, ये तुम समझ पा रहे होंगे आई होप। यस सर। सनग्लासेस का पर्पस खाली इंटेंसिटी को कम करना होता है। सनग्लासेस और पावर ग्लासेस में फर्क समझते हो ना सब लोग? हाँ सर। पावर ग्लासेस में इमेज ऑब्जेक्ट पे नहीं बनता, वो उसको पास या फिर दूर करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर आई। उसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट पावर। ठीक है सर हेलो बोलो बोलो। सर अब आपने बोला कि वो मैटर नहीं करेगा अगर कौन सा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा और रेडियस सेम कर देंगे तो, है ना? करेक्ट। हाँ तो सर उसका मैग्निफिकेशन कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैग्निफिकेशन भी सेम रहेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था अभी, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते वो भी अपन सीख लेते। ओके। पिछले लेक्चर से तुम्हें स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन का मैग्निफिकेशन याद है? क्या होता था फॉर्मूला? m इक्वल्स टू u बाई v। नहीं एक सेकेंड, m इक्वल्स टू μ1 बाई μ2 इंटू v बाई u। याद है ये फॉर्मूला सबको? यस सर। यस सर। अभी अगर देखो एक चीज समझो इधर, एक कॉन्सेप्ट। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है लेट्स से 1 सेंटीमीटर, और मान लो स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम जब स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन हुआ उस समय मैग्निफिकेशन था लेट्स से +2। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना होगा उसका साइज क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? 2 × 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मान लो जब एक और बार वापस रिफ्रैक्शन हुआ तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? पहला इमेज 1। और सेकेंड रिफ्रैक्शन से अगर मान लो मैग्निफिकेशन 3 हो गया और 3 गुना बढ़ गया, तो जो फाइनल इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा? 3 × 1 या 3 × 2? 3 × 2 6 बन जाएगा। तो जब मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन हो रहे और सारे करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन का अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन पता है m1 m2 m3, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन m1 m2। मतलब जो फाइनल इमेज साइज है उसको मैं डायरेक्टली m1 × m2 इंटू ऑब्जेक्ट साइज भी लिख सकता था, राइट? तो इसी लॉजिक को अगर मैं लेंस में अप्लाई करूं, देखो लेंस इज नथिंग बट 2 टाइम्स स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन, यस और नो? 2 बार स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मुझे लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना है और मैं अज्यूम करूं कि सराउंडिंग वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों साइड सेम है, इसको भी μs कर देते, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो μ1 होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जब मैं m1 निकालूंगा, μ1 विल बी म्यू सराउंडिंग, μ2 विल बी म्यू लेंस, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बन रहा है उसका मैं v1 मान लेता हूँ, v1/u। ये m1 होगा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। और वैसे ही सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए m2 क्या होगा? μ1 मतलब म्यू लेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, μ2 मतलब म्यू सराउंडिंग, v मतलब फाइनल इमेज एंड u मतलब v1 सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, राइट? ये समझ में आया m1 m2 दोनों रिफ्रैक्शन के लिए। तो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद जो नेट मैग्निफिकेशन होगा उसको अपन m1 m2 लिख सकते, विच विल कम आउट टू बी v/u। अगर तुम m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो μs और μl कैंसिल हो जाएगा और v1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो खाली फाइनली v/u बच जाएगा। तुम्हें मिरर्स का मैग्निफिकेशन याद है? मिरर्स के लिए क्या पढ़ा था अपन? मिरर्स के लिए -v/u था, करेक्ट। तो बस लेंसेज के लिए माइनस साइन हट जाएगा, लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन विल बी सिंपली v/u। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब मीडियम सेम हो दोनों साइड पे, ओके। और इसको मैं लेंस मेकर फॉर्मूला से और मॉडिफाई कर सकता हूँ। हमें पता है 1/v - 1/u इज 1/f। तो सिंप्लीफाई करने पर v की वैल्यू fu/u + f आ जाएगी,
इस v को अगर मैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में डाल दूं v बाई यू, तो u अपॉन u प्लस एफ आ जाएगा, राइट? मैग्निफिकेशन, ये प्लस साइन होना चाहिए इधर। सबको समझ में आया ये फॉर्मूला कैसा है? सर वो मल्टीप्लाई क्यों किया m1 इंटू m2 उसी का नेट मैंने रीजन बताया मैग्निफिकेशन था ना के लिए? इधर, ये एग्जांपल बताया था ना मैंने, नहीं समझा ये? सर वो समझा, लेकिन हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं मैग्निफिकेशन नेट, मतलब मैग्निफिकेशन नेट? दो बार अगर कोई चीज मैग्नीफाई हो रही है तो टोटल कितना मैग्नीफाई हुआ होगा उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर मान ले तेरे पास 1 रुपए है और वो डबल हो गए, तो अभी कितने तेरे पास? 2 रुपए। सर ऐड भी तो कर सकते हैं ना? करने को तो कुछ भी कर सकते हैं मगर लॉजिकली जो करना चाहिए वो करेंगे ना अपन। हाँ सर। ये एग्जांपल समझ गया ना तुझे? इसी को तो अप्लाई कर रहे। हाँ सर वो समझ गया बस। मैग्निफिकेशन मतलब रेशियो निकालते हैं ना यार अपन, तो रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितना हाँ गुना यस बढ़ सर रहा है, यस एक सर। तरीके से अपन ये देख रहे हैं कि कितना टाइम्स वो बढ़ रहा है, तो वहां पे अपन ऐड नहीं करेंगे ना, वहां पे अपन रेशियो ही लेंगे और रेशियो में अपन मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2। यस एक सर और चीज समझा। नोट करो इधर, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यहाँ पे लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन v बाई यू आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं तो v और u दोनों सेम साइन के होंगे और उसके इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? और मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों सेम साइड पे और अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा होगा? रिफ्रैक्शन में अपने देखा था ना, इमेज का बिहेवियर उल्टा होता है, इमेज वर्चुअल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और इस केस में इमेज इन्वर्टेड होगा, और इस केस में आइदर दोनों ऑब्जेक्ट रियल होंगे या फिर दोनों ऑब्जेक्ट वर्चुअल होंगे। ओके सर वो रियल और वर्चुअल वाला आप समझा सकते हो फर्स्ट और सेकंड दोनों का? कौन सा वाला? नोट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड? हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ऑब्जेक्ट मतलब रियल एंड वर्चुअल वाला। इसको मैं तुम्हें टेबल से बाद में बता दूंगा, ये नोट को अभी के लिए ठीक है अवॉइड भी कर सकते हो। अपन ने जैसे मिरर्स के लिए टेबल बनाया था ना, वैसे ही लेंसेज के लिए मैं तुम्हें बाद में एक टेबल बना के दिखा दूंगा और उसके बाद अपन ये नोट को वापस रिविजिट करेंगे। यस ठीक है? अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी के लिए स्किप कर दो, इट्स ओके। मैं तुम्हें जब अलग अलग केसेस बताऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशंस के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये अपन डिस्कस करेंगे, उस समय तुम इसको और बेटर समझ पाओगे। ठीक है? तो अभी के लिए स्किप कर दो इसको, अभी के लिए खाली ये फॉर्मूला याद रखो, दैट मैग्निफिकेशन इज v बाई यू। सर डाउट है कि दोनों जब सेम साइड पे है तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज होना चाहिए ना? ये सीखा था ना अपन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और अगर इमेज भी लेफ्ट में बन रहा है, मतलब रेस को बैक ट्रेस करके इमेज बना होगा ना, तो कैसा इमेज होगा ये? हाँ सर वर्चुअल होगा। Virtual सॉरी होगा। सर मैं वो मिरर वाला अप्लाई कर दिया। हाँ, तो मिरर वाला और रिफ्रैक्शन में ये चीज उल्टा होता है, ये चीज ऑपोजिट होता है। फॉर इमेज याद करो कि मिरर्स के लिए जब v नेगेटिव होता था तो इमेज कैसा था? रियल फॉर मिरर। यस सर। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए अपन ने देखा था ये रिजल्ट ऑपोजिट होता है, v अगर पॉजिटिव होगा तो रियल होगा फॉर लेंसेज या फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ठीक है? ये सारी यस सर चीजें अपन समझ गया। डिस्कस करेंगे बाद में टेबल बना के। ओके सर मुझे पिछले स्लाइड में एक डाउट था सर। पिछले मतलब कौन सा? वो एग्जांपल? सनग्लासेस वाला। हाँ सर, आपने इसमें बोला कि अगर रेडियस सेम कर दिया तो फोकल लेंथ 0 हो जाएगा। 1 अपॉन फोकल मतलब लेंथ सॉरी 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो हाँ जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा सर। वो तभी होगा ना जब वो 1/r और 1/r 0 होगा। 1/r माइनस 1/r तो हमेशा 0 होगा ना, r कुछ भी होने दे। लेकिन सर मतलब अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाए तो दोनों तो ऐड होने चाहिए ना। अरे बट मैंने ऐसा रखा है ना, दोनों का कर्वेचर भी तो सेम रखा है, तो r जो है वो साइन के साथ भी सेम होगा। ओके मैंने कर्वेचर दोनों का सेम रखा है, इधर दोनों ऐसे होंगे या फिर दोनों ऐसे होंगे। हाँ सर। अगर ऐसा होता तो फिर नहीं चलता,
हाँ ऐसा होता फिर वो ऐड होते, फिर तो ये बाई कॉन्वेक्स बन जाता ना, तो वहां पे फिर Yes, जीरो sir. नहीं आता। बट हाँ अगर मैं सेम कर्वेचर रख रहा हूँ तो आर की किसी भी वैल्यू के लिए वो कैंसिल ही होने वाले हैं ना हमेशा। यस सर, समझ ओके यश, कुछ पूछना है तुम्हें? यस सर। सर आपने बोला कि सन ग्लासेस में लाइट रे जैसे डायरेक्ट पास हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उस पे, पर जो सन ग्लासेस कलर्ड रहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सर? अरे उसमें और भी चीजें आ जाती है, पोलराइजेशन वगैरह, वो सब के बारे में अपन बात नहीं करेंगे अभी। बट कैसा भी होने दो, कलर्ड या जो भी, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा ना। ऑब्जेक्ट नहीं हमेशा, होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम लोकेशन पे ही बनेंगे। यस सर। और तुमने ये चीज नोटिस भी की होगी कि सनग्लासेस पहनने पर विदाउट एनी पावर जो सनग्लासेस होते, हाँ उससे सर। किसी को ऑब्जेक्ट और नजदीक या पास में दिखाई देता है, नजदीक या फिर दूर, ऐसा कुछ दिखाई देता है तुझे ऑब्जेक्ट का नो वेरिएशन? सर, नो सर, सिर्फ लेकिन ऐसा अगर वही डीम अगर दिखाई वही तो देता है। किसी और के अगर तो नंबर वाले ग्लासेस पड़ेगा तो देखो वेरिएशन दिखाई देंगे, उसमें शायद देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा और मैग्नीफाइड या फिर पास में दिखाई देता है, राइट? यस सर। तो बस यही फर्क है दोनों में। ओके सर। सर वो इंटेंसिटी किसकी वजह से कम होती है वो? मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारी चीजों के लिए और भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जिसके बारे में अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ओके सर, ओके सर। ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। सर लीव कर दे। एक सेकंड को देखने दो, ठीक है, इसको अपन अगली बार डिस्कस करेंगे, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, और कुछ पूछना है किसी सर को तो पूछ लो। हाँ सर, वो M1 और M2 का फॉर्मूला कहाँ से आया सर? पिछले क्लास में पढ़ा था अपने, स्फेरिकल डिफ्रैक्शन, यस लैटरल मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल डिफ्रैक्शन, उसी को यूज कर यस रहे हैं। ओके सर। ठीक है सर ये ओके, चलो चैप्टर फिर के कितने डाउट पार्ट है लेक्चर वो अपन, आप? क्विज का डाउट लेक्चर अपन कल रखेंगे, फिर आज कल के टेस्ट के लिए पढ़ लो। यस सर। ये चैप्टर में अभी लेंसेज बाकी है और प्रिज्म्स बाकी। सो मतलब इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेज, मिरर, यही मतलब इतने ही पार्ट ही है ना? हाँ ये सभी है, और प्रिज्म वाला भी एक पार्ट है, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे। सर आधा चैप्टर हो गया। सर टेलीस्कोप भी इसी में है? टेलीस्कोप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मेन्स टॉपिक्स में, एडवांस में नहीं। तो मेन्स ओके सर। टॉपिक्स तुम सब एंड में पढ़ोगे एक साथ, अभी नहीं पढ़ोगे। एंड में मतलब आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन 12th में। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट 60-70% हो चुका है, तो और 1-2 वीक में पूरा हो जाएगा। सर MT2 के लिए आपको बस यही चैप्टर पढ़ाना है ना? MT2 में बस यही है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए खाली एक ही रखा है। तुम्हारा MT2 कब है? 14 फेब। फरवरी। सर अगला TWT में आने वाला है ये चैप्टर। अगला हाँ सर, TWT कब 7 है? फेब, 7 जैन। 17 जैन को है ना? यस सर, 17। हो जाएगा रे, तब तक डोंट वरी, कर लेंगे अपन। ठीक है 3 वीक। ओके चलेगा, डन। सर कल आप रिवीजन से 3 भी लेने वाले हो कि सिर्फ क्विजेस? सिर्फ क्विजेस 1 5 सर 6 सिर्फ 7 क्विज लो। चारों ओके क्विजेस सर। लेंगे सिर्फ। ठीक है ठीक है सर। चलो, ऑल दी बेस्ट टेस्ट के लिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।